हेलो बच्चों, आज हम एक ऐसा चैप्टर करने जा रहे हैं जिसके बिना कोई स्टेट पीएससी हो नहीं सकता। और दूसरी बात कि ये चैप्टर ने जितना अच्छे खासे लोगों को तंग किया है आप उसका अंदाज़ा लगा नहीं सकते। ये बिना पढ़े हम जा नहीं सकते, इसके आर्टिकल्स हमें याद होते नहीं हैं, क्वेश्चन आर्टिकल से ही आते हैं और इवेंचुअली हम ये जानते हुए भी कि ये चैप्टर सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसमें हम ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मैंने लिखा है आई चैलेंज यू टू फॉरगेट दिस चैप्टर एनी मोर। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैं आपको ऐसे ऐसे ट्रिक बताऊंगा इसमें आज, जिसके कारण आपको सारे आर्टिकल जो है वो आपको कंठस्थ याद हो जाएंगे और इसके बाद आपको कभी भी भूलने की दिक्कत नहीं होगी। और फिर से ये चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा, जो कि आएगा ही, इसके बिना कोई भी स्टेट पीएससी का एग्जाम हो ही नहीं सकता, इंक्लूडिंग यूपीएससी का भी एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। तो हम इसके आर्टिकल को, जितने भी आर्टिकल आपको विश्वास नहीं होगा, आपको सारे याद हो जाएंगे और इसके बाद से आप एक भी क्वेश्चन मिस आउट नहीं करने वाले हैं। ठीक है, ये लर्न बाय हार्ट हमने एक फ्रेज बचपन से सुना हुआ है, इसका मैंने एक अच्छा इमेजरी आपको डाउनलोड करके दिखाया हूँ। इसका मतलब क्या होता है कि जब आप ठीक से इमोशनली चैप्टर को समझ जाते हैं तो ये आपके दिमाग में परमानेंटली बस जाता है। और मेरा आज पूरे क्लास का लिटरली यही टारगेट है कि आपके पूरे मन में आज के सारे कॉन्सेप्ट पंचायत के आपके बैठा दूं, ताकि आपको ज़िंदगी भर ये वाला चैप्टर हमेशा याद रहे। और जो आज तक आपके लिए सबसे बड़ा हिंड्रेंस बना हुआ था, वो आज से आपका सबसे सुपर स्ट्रेंथ वाला चैप्टर होगा। अब देखिए, जैसे आपको, इसीलिए मैं राइट ऑन द पॉइंट आ गया, मैं इसके पहले बहुत सारा चीज़ दे सकता था। अब देखिए, ये इतने सारे आर्टिकल हैं, ये आपको याद रखने होते हैं, बिकॉज हमारे एग्जाम में एक दो जो हमेशा हम बोलते हैं स्टेट पीएससी में कि फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, वो सच मानिए तो कहीं ना कहीं इसमें से एक आते ही है कि आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि ग्राम सभा आपको कौन सा आर्टिकल है बताइए, या 243A दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि ये क्या कहता है। और इवेंचुअली हम वहाँ पे हिट एंड ट्रायल करते हैं, बिकॉज हमें ये याद नहीं रह सकता, अभी यही नहीं है, ये तो इसके एक आगे एक और पन्ना है, तो हमें ये पूरा याद करना होता है इवेंचुअली। और जब तक ये हमें याद नहीं होगा, हमारा वो फैक्चुअल क्वेश्चन हमेशा डाइसी हो जाता है कि हम कैसे इसे बनाएं। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसे ट्रिक से याद किया जा सकता है। और फिर हम ये देखेंगे कि ये चैप्टर इतना भी टफ नहीं है जितना हमने आज तक बनाया हुआ था। ऑब्वियसली ये पूरा कोई भी एक्सक्लूसिव और कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट देखता है तो उसका पहला रिएक्शन नहीं होता है कि मेरे से ये अब ना हो पाएगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं, लगभग सभी का एक्सप्रेशन यही होता है कि भाई मेरा सर फट रहा है, मेरा भेजा फट रहा है, मुझे ये नहीं करना है, मैं 2 क्वेश्चन छोड़ के आ जाऊंगा, लेकिन मुझे ये आर्टिकल याद नहीं होने वाला है तो मैं नहीं करूंगा। लेकिन घबराइए मत, अभी इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन निकलने वाला है। और जनरली आप देखिएगा कि आपके सीनियर यही बोलते होंगे कि बेटा आप तेरे से ना हो पाएगा, क्योंकि इसमें इतने सारे आर्टिकल हैं, मैंने इतनी सारी कोशिश की है, मैं 10 साल से दे रहा हूँ, 15 साल से दे रहा हूँ, ये चैप्टर पे कमांड करने की कोशिश कर रहा हूँ, आज तक तो मेरे साथ हो नहीं पाया, तो तेरे से क्या होगा। और यही ये स्लाइड कहना चाह रहा है। मैं आपके लिए बस एक फील्ड घेर रहा हूँ कि आप क्या आगे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, और ये क्या कहते हैं, अब हमको कुछ करना होगा एग्जैक्टली कि यहाँ पे मैं आपको ऐसी ट्रिक दूंगा जो कि आपको विश्वास नहीं होगा कि ये चैप्टर इतना इजी था और आज तक हमने इसे इतना टफ बना के रखा हुआ था। तो बेसिकली लेट्स बिगिन। चलिए देखिए, अब आबरा का डाबरा का गेम हम चालू करते हैं। ये है क्या, देखिए हम राइट ऑन द पॉइंट आते हैं। जैसे हमने देखा था कि पंचायत का जो मेन आर्टिकल होता है वो 243 होता है, उसके बाद बहुत सारे सब आर्टिकल होने लगते हैं जो कि A, B, C, D अकॉर्डिंगली आपको पता है, जो कि O तक जाता है। ठीक है, तो इसे हम याद करें तो मैंने क्या किया कि हर अल्फाबेट से आपको एक वर्ड निकाला और वो वर्ड जो कि उसका फंक्शन है उससे वो को रिलेटेड है। तो इस तरीके से जब आपका होगा वो वर्ड याद रहेगा तो आपको उसके साथ वो को रिलेटेड फंक्शन भी याद रहेगा। ठीक है, अब जैसे देखते हैं हम ए से हम देखिए असेंबली। ठीक है, असेंबली कह सकते हैं। अब अगर आपको ग्राम सभा का मीनिंग याद है, भले आर्टिकल याद ना हो, ग्राम सभा का मतलब तो याद है ही ना आपको, वो क्या होता है, असेंबली ऑफ रूरल पीपल। ऑब्वियसली मैं टेक्निकल अभी डेफिनेशन में नहीं जा रहा हूँ कि उनको इलेक्टोरल रोल अप होना चाहिए उस विलेज के एरिया में, वो सब मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं समझने के लिए बस हम ऊपरी वाला बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ए से असेंबली हुआ, इसीलिए हमने असेंबली से क्या सीखा, ग्राम सभा होता है। ठीक है,
तो जब भी हमारे ग्राम सभा के बारे में पूछा जाएगा तो हमें दिमाग में क्या आएगा, असेंबली आएगा। असेंबली से क्या आएगा, ए आएगा। हम जानते हैं 243 आपको क्या होता है, पंचायत होता है। तो 243 में ए जोड़े तो क्या हो गया, ग्राम सभा हो गया। तो ये हमारा जिंदगी भर के लिए हो गया। अब मैं ग्राम सभा कभी नहीं भूलने वाला हूँ। इसका दो ट्रिक है, एक और ट्रिक मैं असेंबली से रखता हूँ, दूसरा ट्रिक क्या रखता हूँ कि ग्राम सभा आपको पंचायत का बेसिक एलिमेंट है। समझिए इसको हम कह सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट, कि इसी लेवल से आपको पंचायत स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जो ए अल्फाबेट होता है, एक सेकेंड, जो ए अल्फाबेट होता है वो भी आपको पहला अक्षर होता है। तो इस तरीके से भी हम कोरिलेट कर सकते हैं कि ए पहला, ग्राम सभा पहला। तो जब भी ये ऑप्शन आएगा 243A, तो हम बोल देंगे अच्छा ए आया, ये तो पहला है, तो पंचायत का पहला लेवल क्या होता है, ग्राम सभा होता है। तो ये दो ट्रिक हो गया। ठीक है, ये आप कभी नहीं भूलने वाले, अब मुझे लगता है पक्का। अब बी से आते हैं। बी से क्या होता है, बी से ब्रिक्स होता है। ठीक है, ऑब्वियसली ईंट जो होता है वो हम इंग्लिश में ब्रिक्स कहते हैं। अब ब्रिक्स करता क्या है, वो घर को बनाता है, एक दूसरे से मिलके एक मकान को बनाता है। ठीक है, अब इसको हम क्या कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूट अ हाउस। ब्रिक क्या करता है, एक हाउस को कॉन्स्टिट्यूट करता है, ये हम मानते हैं। ऑब्वियसली वही हो रहा है यहां पे। अब इसी वर्ड से हमारा निकल के आता है बी से ब्रिक्स, ब्रिक्स से कॉन्स्टिट्यूट होम, और कॉन्स्टिट्यूट से निकल के आता है कि जब पंचायत हमारा कैसे कॉन्स्टिट्यूट होता है, वो हमें किस आर्टिकल से मिलता है, वो मिलता है 243B से मिलता है। तो दो चीज हमने समझ गए, हम इसका रिवीजन करेंगे, लेकिन अभी तो हम आगे चलते हैं और फिर देखते हैं कि आगे क्या क्या आता है। फिर सी से कॉम्पोजिशन, ये तो बहुत इजी था। अब देखिए आपको बी और सी में थोड़ा आपको दिक्कत हो सकता है, लेकिन एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा तो याद हो जाएगा कि बी से मैं ब्रिक रखा हूं, लेकिन उसमें भी कॉन्स्टिट्यूट वाला वर्ड यूज कर रहा हूं। अब एग्जामिनेशन में कॉन्स्टिट्यूट आएगा, आप इसको सी से रिलेट करके 243C मार दीजिएगा। ठीक है, ये कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिस से थोड़ा सुधर जाएगा और इतना भी टफ नहीं है। और यहाँ पे सी से सीधे कॉम्पोजिशन है, तो हम क्या करते हैं 243C कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायत के बारे में बात करता है। ठीक है, डी। अब डी से क्या होगा, डी के लिए मैंने क्या दिमाग में रखा हुआ है कि जनरली आप देखते होंगे कि शाम में अगर हमें कभी घूमने जाना है तो हम डिनर के लिए डी से डिनर, रेस्टोरेंट में सीट रिजर्व करवाते हैं। ये आप मानिएगा बात, ये मैं कुछ भी आलतू फालतू बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अब अगर सीट रिजर्वेशन आ गया, क्यों आया, डी से डिनर के लिए आया, शाम में हम डिनर करने जा रहे हैं, वो कहां से आया, डी अल्फाबेट से आया। तो हम बेसिकली कह सकते हैं डी 243D से रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंचायत। आप देख रहे हैं, ये आपको लिटरली अभी विश्वास नहीं हो रहा कि ये इतना इजीली आप कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, और लेकिन सच में मानिए अभी होते जाएगा आपको। ये रिजर्वेशन वाला ट्रिक, सीट रिजर्वेशन वाला ट्रिक तो हो ही गया। दूसरा एक और ट्रिक है जो मैं रखा हुआ हूं, डीपीएसपी। अब अगर आप देखिए डीपीएसपी इवेंचुअली कहता क्या है, डीपीएसपी बोलता है कि वो स्टेट को एक डायरेक्शन है कि आप जो भी मार्जिनलाइज लोग हैं उसके लिए ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड होता है सोशली और इकोनॉमिकली और एजुकेशनली बैकवर्ड। इकोनॉमिकली बैठा दीजिए, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड पीपल के लिए का डीपीएसपी जो होता है वो काम करता है, वेलफेयर के लिए काम करने के लिए डायरेक्शन देता है। अब वन ऑफ द डायरेक्शन टू द स्टेट क्या होता है, वो होता है रिजर्वेशन। लाइक रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोलता है, लेकिन स्टेट जो होता है फॉर द वेल बीइंग ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड पीपल के लिए, वो उनके वेलबींग के लिए एक पॉलिसी उठाता है जिसका नाम होता है रिजर्वेशन। तो हम बेसिकली ये जो दूसरा वाला ट्रिक है वो कैसे आ सकते हैं, डी से डीएसपी होता है, डीपीएसपी होता है। डीपीएसपी आपको क्या बोलता है, स्टेट को मार्जिनलाइज लोग के लिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड होता है, उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ, बड़ा वर्ड है। मार्जिनलाइज लोग के लिए आप कुछ काम करिए। स्टेट क्या काम करता है, स्टेट उनके लिए रिजर्वेशन करता है। तो अगेन रिजर्वेशन वाला बात आ गया, लेकिन मुझे हमेशा ये डिनर वाला ट्रिक ज़्यादा अच्छा पसंद आता है, तो आप वो डिनर वाला से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लिटरली देखिए, आपको लग रहा है कि नहीं, आपने अभी तक 243A B C D 4 आर्टिकल है। इनफैक्ट 243 एक इंडिविजुअल, इसको भी जोड़ लीजिए,
5 आर्टिकल याद कर लिए जो कि आपने जिंदगी में आज तक कभी आर्टिकल याद नहीं किया होगा, या इस सेक्शन को आप छोड़ देते होंगे। और अभी आपको बस 1 सेकंड मतलब आपने 5 मिनट दिया और आपका ये काम पूरा हो गया। तो एक्चुअली में ये बहुत ईजी था, बस आपको सही पढ़ाने वाला आदमी चाहिए था। अब ये देखिए ई पे आता है। ई से क्या होता है, इयॉन से एक ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उसमें जैसे इयॉन्स होता है, फिर आपको एरा होता है, समझ रहे हैं ना, ये सब एक वर्ड होता है। अब ये सब होता क्या है, ये एक टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है। ठीक वैसा ही हम लोग आपको जैसे एपिक भी होता है जो कि पुराने समय की बातें, तो अगेन उसमें भी हम लोग ड्यूरेशन की बातें कह रहे हैं। इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि जो डी है मतलब ई है जो, वो ड्यूरेशन ऑफ पंचायत के बारे में बात करता है। क्यों, कहाँ से आया ड्यूरेशन, क्योंकि हम लोग ई से निकालते हैं इयॉन, एरा, ये सब क्या होता है, एक ड्यूरेशन के बारे में बात करता है कि 200 मिलियन साल पहले, 500 मिलियन साल पहले, दैट इज द ड्यूरेशन। अब ये वर्ड मिल गया तो हम ये कह सकते हैं कि ये पंचायत के ड्यूरेशन के बारे में बात कर रहा है, ई वाला ऑप्शन, ठीक है। एफ, अब एफ क्या होता है, इसमें मैंने एक ऐसे ही फ्रेज अपने लिए रखा हुआ कि अम्मा मैं तो फेल हो गया। और अब फेल हो गया इसका मतलब, अब ये स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ा, आप कर समझ सकते हैं। फेल हो गया इसका मतलब क्या हुआ कि मैं एग्जाम से, क्लास से डिसक्वालिफाइड हो गया। अब देख रहे हैं आपको आर्टिकल याद हो रहा है बस 1 सेकंड पे, जो कि आप कितना बार रट के कॉपी में प्रैक्टिस करते होंगे और फिर सुबह अपने सवेरे भूल जाते होंगे। तो हम एफ से क्या समझ गए कि डिसक्वालिफिकेशन ऑफ जो पंचायत मेंबर्स होते हैं उसको हम एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ई हो गया, एफ हो गया, फिर आता है जी। अब जी से हम गॉड कह सकते हैं, आपको पता चलेगा क्यों। फिर गॉड क्या होते हैं, सबसे पावरफुल होते हैं, ठीक है। तो जो पावर ऑफ पंचायत होगा वो किस में रहेगा, 243G, ठीक है। मैं इसको दूसरे 2 तरीके से याद रखता हूं, गॉड से याद रखता हूं या गन, जिसके पास गन है उसके पास पावर है। जो मोहल्ले में गुंडा है, जिसको गून कहते हैं इंग्लिश में, वो पावरफुल है। लाइक देख रहे हैं, पावर वर्ड ला रहा हूं मैं आपको। तो बेसिकली 243G आपको क्या हो गया, 243G हो गया आपको पावर ऑफ द पंचायत। आपको ये बटर की तरह लगेगा आज के बाद से, लिटरली आज चैप्टर का मुझे नाम ही रखना चाहिए था बटर चिकन। मैं आपको बता रहा हूं इससे अच्छा कोई चैप्टर हो नहीं सकता। एच, हाउस टैक्स। अब देखिए एच से मैंने क्या रखा हुआ, आपको अगर कोई अच्छा आइडिया है तो वो बोल दीजिएगा, लेकिन मुझे याद रहता है, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि ये वाला आइडिया थोड़ा आदमी कंफ्यूज कर सकता है, फिर भी मैं इसको हमेशा याद रखता हूं तो मुझे याद रहता है, ठीक है। एच से क्या होता है, हाउस। अब हाउस पे क्या लगता है, टैक्स लगता है, ठीक है। तो जो टैक्सेशन पावर ऑफ पंचायत होगा वो किस में आएगा, 243H। भाई यहां जादू हो रहा है, देख रहे हैं आप, मतलब ऐसा तो आज तक मैंने कभी नहीं पढ़ा था। मैं अपने समय में खोजते रह गया था लेकिन मुझे मिला नहीं था। एग्जैक्टली अब अभी मजा आएगा भाई, रुक जा, सही में है, मतलब अभी और आने वाला है आपको। और मजा आपको इसलिए भी आएगा बिकॉज मैंने आपके लिए क्वेश्चन भी रखा हुआ है, वो क्वेश्चन जो कि आपको हर स्टेट पीएससी में मिलते हैं और आते हैं, और आप उसको छोड़ देते हैं क्या बोल के, अरे ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको छोड़ दो भाई, ये हमसे ना होगा। अब ये भी होगा। अब आई से, ये तो एकदम सिंपल है, आप भी मानिएगा। आई से होता है इनकम। अब इनकम हो गया तो भाई ये इनकम कौन डिसाइड करेगा कि किसको क्या मिले, तो ये हमारा फाइनेंस कमीशन डिसाइड करेगा। तो 243I से इनकम, इनकम मतलब कि फाइनेंस, इनकम क्या होता है, पैसा ही होता है ना, पैसा क्या होता है, फाइनेंस होता है, तो ये फाइनेंस कमीशन, ठीक है, ये हो गया। अब जे, फिर जे से क्या, देखिए ये भी मुझे थोड़ा वीक लगता है, लेकिन अगर आपको सही लगे और तो अच्छा आप कर सकते हैं, मुझे याद रहता है। अगर आपको कोई ऐसा ऑप्शन दिमाग में आता है कि अरे ये ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है जो मैंने दिया है, तो आप उसे कमेंट पे ज़रूर लिखिएगा, लेकिन फिर भी जो मैं जानता हूँ वो बता रहा हूँ। एक वर्ड होता है हिंदी में जांच पड़ताल, ठीक है। अब जांच पड़ताल का बेसिकली मतलब होता है कि इन्वेस्टिगेशन, खोजना, ये मतलब होता है। तो अब खोजना जैसे हम लोग वर्ड अपने दिमाग में बोलते हैं, जांच पड़ताल बोलते हैं, तो हमारे दिमाग में पिक्चर क्या आता है कि कोई आदमी है जो कि घर में रखे हुए कागज पत्तर को खोज रहा है, देख रहा है, ये कर रहा है। अब वो काम करता कौन है,
वो ऑडिटर करता है। ऑडिटर क्या करता है, यही तो करते हैं कि कहीं से कागज पत्तर लाएंगे, उसको खोजेंगे, देखेंगे, मिलाएंगे और यही सब काम करते रहते हैं। तो हम क्या कर दिए 243J से जांच पड़ताल से ऑडिटर। तो ऑडिट वाला जो आपको आर्टिकल है पंचायत का, वो J से आ गया, ठीक है। अब आता है हमारा K। ये मुझे अच्छा लगता है, ये काफ़ी जनरली, ये बहुत देर के बाद मुझे खोजने के बाद मिला था। तो ये की कॉन्स्टिट्यूएंसी एक टर्म होता है, जैसे मान लीजिए बनारस है, ठीक है, वाराणसी, वहाँ पे हमारे PM रहते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, तो वो क्या हो गया, वन ऑफ द की कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गया, ठीक है। तो K से की कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब जैसे मैंने कॉन्स्टिट्यूएंसी बोल दिया तो ये ऑब्वियस नहीं हो गया कि हम कुछ इलेक्शन की बातें कर रहे हैं, और जैसे हमने ये वर्ड दिमाग में आया तो हमारा क्या हो गया 243K इज इक्वल टू इलेक्शन। भाई आपको ये वीडियो को एकदम सुपर हिट करवाना है, क्योंकि आपको भी पता है कि आपको आज तक ऐसा मटेरियल नहीं मिला था, और अगर आपको मिल रहा है तो कम से कम एज अ ग्रांट ऑफ थैंक्स लाइक करिए, शेयर करिए, बिकॉज ये सबको पहुंचना चाहिए। ये चैप्टर ने बहुत लोग का बहुत नींद बर्बाद किया है, लेकिन आज के बाद ये चैप्टर सबके स्ट्रेंथ हो गए, ठीक है। अब एल से क्या होता है कि हमारा जो लक्षद्वीप है वो हमको पता है क्या है, यूटी है। अब मान लीजिए लक्षद्वीप आपको याद नहीं है तो दूसरा हो सकता है कि यहाँ LT है, ये छोटा L लिखा गया है, ये बड़ा होना चाहिए था, लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर कहाँ होते हैं, अगेन ये भी यूटी में होते हैं। मतलब हमारे पास दो ट्रिक है, ये दूसरा वाला, ये पहला वाला, दोनों क्या इंडिकेट कर रहा है वर्ड, ये यूटी इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो L से हमें क्या हुआ 243L लक्षद्वीप से यूटी, तो एप्लीकेशन ऑफ द पंचायत इन द यूटी जो होगा वो 243L हो गया, ठीक है। अब M, ये थोड़ा टफ लगता है मुझे, लेकिन फिर भी याद रहता है। अगर मान लीजिए आपको टफ लगता भी है, आपको लगता है कि मैंने ज़बरदस्ती किया है, तो एक याद कर लीजिए, बिकॉज और तो लॉजिकल है ही, एक आपको ये इसको रट लीजिएगा, और ये जनरली पूछा भी नहीं जाता, लेकिन सिंस है तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। मना किया गया है कुछ पार्ट में लगाना, तो ये एक्चुअली में आर्टिकल यही कह ही रहा है जो कि हमने हिंट में लाया है, ठीक है। तो M से मना किया गया, ठीक है। ये आर्टिकल कहता क्या 243M कि कहाँ पंचायत एप्लीकेबल नहीं होगा, जैसे शेड्यूल एरिया 5 हो गया, हिल एरिया ऑफ द मणिपुर हो गया, दार्जिलिंग हिल काउंसिल हो गया, तो ये सब एरिया में आपको मना किया गया, ठीक है। N यूजलेस है, ये उस समय आया था कि एक साल बाद हर स्टेट को पंचायत का अपना जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया है उस लॉ को लागू करना पड़ेगा, तो ये बस उस समय के लिए था, तो आज के रिस्पेक्ट में ये रिडंडेंट है। और O से ऑब्जेक्शन। अब ऑब्जेक्शन मतलब जनरली हम कहाँ होते हैं, हमारा सुप्रीम मूवी में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को कैसे होता है, ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड या ओवर रूल्ड, हमारे जज बोलेंगे, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड है, ठीक है। तो अब इससे जैसे हमने ऑब्जेक्शन बोला या ओवर रूल्ड बोला तो हमारे दिमाग में क्या है, कोर्ट आया। अब ऑब्जेक्शन वर्ड का मतलब ही क्या होता है कि इंटरफेरेंस कर रहा है कोई आदमी, तो यहाँ पे हमारा कोर्ट इंटरफेरेंस कर रहा है। तो ये 243O क्या है, ये डिमांड करता है कोर्ट से कि आप कोई भी इलेक्शन प्रोसेस के, पंचायत के इलेक्शन प्रोसेस में इंटरफेयर ना करें। ये हमारा 243O है, और यहाँ से हमारा खत्म होता है पंचायत का सारा आर्टिकल, ठीक है। आप बताइए, आपने कभी भी ये काम किया था? आप अपने भैया और बड़े बड़े सीनियर से जाके बात कर लीजिएगा कि वो इस चैप्टर से कितना परेशान रहे हैं और आज तक पढ़ते रह गए, लेकिन कभी भी ये कंप्लीट नहीं हो पाया था उनका, और हमेशा वो याद करके भी जाते थे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आना ही है, ये आपको पता है कि ये आता है, और फिर भी ये वाला चीज़ हम लोग का गलत हो जाता था, ठीक है। अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, लेकिन अभी आगे पूछेंगे, क्योंकि अभी तुरंत पूछ लूंगा तो आपको तुरंत याद रहेगा, लेकिन आगे आएगा तो फिर आपको सही से याद रहेगा। बात तो भाई मुझे खुद लगता है कि गुरु मैंने काम तो सही किया इस चैप्टर पे, बिकॉज ऐसा हिंट आज तक मुझे तो नहीं मिला था। ये आपकी ओपिनियन है, आप बताइए। मुझे तो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक मारना है। अब ये क्वेश्चन फिर से आप पे आता हूँ, ठीक है। अब बताओ यार कि तुम आर्टिकल में कोई भी गलती करोगे कि नहीं करोगे। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको पंचायत का, कोई भी आर्टिकल का, कुछ भी गलती तुमसे होने वाला है। चलो मानता हूँ, मैं मान भी लिया कि चलो वीडियो में देखते देखते तुम्हें याद नहीं हुआ होगा, लेकिन
एक दो बार और वीडियो देख लोगे तो तुम मानते हो कि नहीं मानते हो कि ये वीडियो तुमको ज़िंदगी भर काम आने वाला है, और सभी को काम आने वाला है। मैं बता रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टेट पीएससी में आपको काम आने वाला है। ये एमपी के पीएससी हो, तमिलनाडु के पीएससी हो, या हिमाचल के पीएससी हो, या यूपी पीएससी हो, या यूपीएससी हो, सबको ये चैप्टर काम आएगा। 2023 में आएगा, 2028 में काम आएगा, बिकॉज इसके ऐसा आज तक कोई नहीं बताया गया था। फिर आते हैं आगे। फिर ऑब्वियसली यही मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इनफैक्ट मुझे पता आप चाह के भी इसे भूल नहीं पाइएगा। अगर चाहिएगा भी ना कि यार मुझे याद ना है कि 243 ए क्या था, लेकिन आपके दिमाग में वो अपने आप आ जाएगा। आप अपने आप को चैलेंज दीजिएगा। इसीलिए मैंने चैलेंज वर्ड शुरू में यूज किया था कि अब आप भूल के दिखाइए। वो होता है ना, वो जनरली न्यूज़पेपर में एक अजीब अजीब से एडवर्टाइजमेंट आता है कि आपने मुझे सिखा दिया तो ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। लिटरली ये आज चैलेंज मैं आपको दे रहा हूं कि आप भूल के दिखाइए। अब चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तो हमारा रिवीजन होगा, और उस रिवीजन से हम चीज़ों को ठीक से याद रख पाएंगे, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर अ कैंडिडेट टू कंटेस्ट पंचायत इलेक्शन? मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा, आप बताइए। चलिए, अगर आपको बताना हो तो इतने देर में आप बता दिए होते। आपको क्या लगता है ये सही है? बिकॉज हम तो जनरली 25 ही सुनते हैं। नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये हमारे एमएलए के लिए है, ये हमारे एमपी के लिए है, ये हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये लोग के लिए, ठीक है। ये बचता है हमारा आंसर, ठीक है। और ये है हमारा मतलब कि 21 साल से अगर कोई भी आदमी है तो वो अलाउड है इलेक्शन को लड़ने के लिए। फिर विच अथॉरिटी डिसाइड्स ऑन डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पंचायत? अब देखिए, मैं जनरली, आप अगर मेरा एक और वीडियो आएगा कि मैं जनरली क्वेश्चन को हमेशा कॉमन सेंस से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज जनरली मैं ये मानता हूँ कि मेरा मेमोरी थोड़ा वीकर साइड में है, तो मैं चीज़ों को एग्जाम में जाके भूल जाता हूँ। तो अगर थोड़ा कॉमन सेंस से आप आगे बढ़िएगा तो वो आपको हेल्प करता है। अब हम बात कर रहे हैं मेंबर ऑफ द पंचायत के, मतलब कि एक विलेज लेवल पे हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, एक इंडिया में लाखों विलेज होंगे, आपको उसके काम के लिए प्रेसिडेंट को टाइम मिलेगा? मुझे तो नहीं लगता है। तो इसे तो हम सीधे काट देते हैं। ऑलमोस्ट ये भी ट्रू उसी लेवल पे है, इसे भी हम काट सकते हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नर भी तो बिजी है, गवर्नर के पास कौन सा इतना हमेशा टाइम है। अब जब पार्लियामेंट जो है वो जो खुद आपको साल में 2 से 3 बार बैठता है, उसके पास ये टाइम है कि आपको हमेशा गांव के लिए कुछ लॉ बनाते रहे, ये करते रहे। और पर उस पर से हम ये भी बात कर सकते हैं कि वो जनरली सेंट्रल लेवल पे काम करता है। तो हमको लगता है कि पार्लियामेंट भी काम नहीं करेगा, ठीक है। तो लास्ट में हमारा बचता है फिर स्टेट लेजिस्लेचर एक। तो ये डिसाइड करता है इवेंचुअली कि कोई अथॉरिटी हो जाता है और मतलब बता देता है कि ये अथॉरिटी का पावर है ये सब मैटर को हैंडल करने का, ठीक है। तो ये हमारा ये वाला आंसर हो गया। फिर अच्छा, ये मैंने आपको डिटेल दिया हुआ है कि आपको इनकेस समझ में ना आए तो आप इसको स्लाइड को पढ़िए तो सीधे आ जाएगा। द पंचायत शैल एड्रेस टू सच अथॉरिटी, जो मैंने बोला था, एंड इन सच अ मैनर एज द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट में प्रिस्क्राइब बाय लॉ। मतलब कि जो स्टेट का आपको असेंबली है, मान लीजिए, वहाँ मान लीजिए काउंसिल नहीं है, असेंबली क्या करेगा, एक लॉ बनाएगा, और इस लॉ के बाद इसमें कोई एक अथॉरिटी को बताया जाएगा कि इन्हें संभालना है, और ये आपको वो सारे प्रॉब्लम को डील करेंगे। अब ये देखिए, ये मैंने जब डिस्क्वालिफिकेशन का बात हो ही रहा था तो हमने सोचा कि एमपी एमएलए का भी बात कर ले, क्योंकि एक ही साथ तीनों लेवल पे बात हो जाएंगे, सेंटर, स्टेट और रूरल वाला हमने कर लिया, लोकल गवर्नेंस कर लिया। तो एमपी का जो आर्टिकल नंबर होता है वो 102 होता है। अच्छा, अभी आपसे मैं तुरंत पूछ दूं कि ये डिस्क्वालिफिकेशन क्या था, कोई याद है? ठीक है, बहुत लोगों को याद नहीं आएगा, लेकिन मैं आपके लिए फिर से बोल देता। मम्मी मैं फेल हो गया। अब फेल हो गया तो क्या हो गया, डिस्क्वालीफाई हो गया, ठीक है। तो 243F इज डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है। आपको एमएलए के लिए आर्टिकल 191, ये सब आता नहीं है, बस दे दिया बिकॉज अगर कभी एग्जाम में आ गया आपको एक हिंट आ जाए, लेकिन जनरली ये आता नहीं है, ठीक है। मतलब आर्टिकल बोल रहा हूँ, ये आ सकता है, लेकिन आर्टिकल जनरली इधर नहीं आता है, ठीक है। तो अब ये डिस्क्वालिफिकेशन के 2 तरीके होते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड होता है, एग्जामिनेशन में कितने बार ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड क्या है और स्टैट्यूटरी ग्राउंड क्या है। स्टैट्यूटरी वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इसमें दिया हुआ है। इसको बोलेंगे हम स्टैट्यूटरी कंडीशन,
इसमें जो भी दिया हुआ है, जैसे इसमें होता है कि अगर आप 2 साल से ज़्यादा वाले केस में कन्विक्ट और सेंटेंस है तो आप ये आपके सेंटेंस ख़त्म होने के बाद +6 ईयर आप डिसक्वालीफाइड रहेगा। तो ये कंडीशन कहाँ से, ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है? नहीं, ये कंडीशन हमारा स्टैट्यूटरी लॉ में, मतलब कि आरपीए 51 में दिया हुआ है, ठीक है। और लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया हुआ है भाई? और खाली यही नहीं है, और भी है, ये कॉम्प्रिहेंसिव है। बस ये जनरली जो सबसे मेजर है मैंने वो बात कर दिया, ठीक है। जनरली जैसे एक और होता है शायद कि आप अगर कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब कर रहे हैं बिकॉज आप अपने रिलीजियस बेसिस पे डिमांड कर रहे हैं, ऐसे ही आपको बहुत सारे कंडीशन है। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव एग्जॉस्टिव लिस्ट होता है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं खासकर प्रिलिमिनरी स्टेट के लिए, तो इसे मैं अभी साइड रखता हूँ, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड क्या होता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा, ये आपको पता भी होगा कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ऑलमोस्ट सब क्या होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ इंडिया का हो या स्टेट का हो, मतलब एमपी सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, वो स्टेट में भी लागू होगा। एमएलए वो स्टेट के लिए ही नहीं, इंडिया के लिए भी लागू होगा, ठीक है। फिर बीइंग अनसाउंड माइंड, ऑब्वियसली आप, ये ऑब्वियस बात है कि अगर हमारे एमपी और एमएलए अनसाउंड रहेंगे तो वो फिर काम क्या करेंगे, और इनफैक्ट हो सके गलत ही काम करने लगे, ठीक है। तो ये जेन्युइन है। मान लीजिए आपको याद नहीं था और ये ऑप्शन में आ गया होता तो आप अपने कॉमन सेंस से लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? एकदम लगा सकते हैं, बिकॉज ये ऑब्वियस बात है कि हम अपने एमपी एमएलए को अनसाउंड नहीं कर सकते। अब अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, ठीक है, ये बस होता है किसी कंडीशन से। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने इसको बहुत ज़्यादा प्राइमेसी दी होगी, उस पर तो मैं नहीं जाऊंगा, बस ये होता है, ये समझ लीजिए। फिर ये ऑब्वियस बात है कि अब वो सिटीज़न नहीं है तो, या बाहर का सिटीज़नशिप अक्वायर कर लेते हैं। मान लीजिए वो सिटीज़न थे लेकिन उन्होंने पढ़ाई की कहीं पे, अच्छा खासा बाहर जगह कमाई करने लगे, 10 साल रह लिए, अब उन्हें लगा कि यार अब मुझे यही रहना है तो अब इंडिया का सिटीजन छोड़ दो, तो मान लीजिए उन्होंने ये काम किया तो वो डिस्क्वालीफाई होने के लिए लायबल हो जाते हैं। फिर ये हमने अभी डिस्कस कर लिया, वही बताया था मैंने कि कन्विक्टेड और सेंटेंस इम्प्रिजमेंट फॉर नॉट लेस देन 2 ईयर्स है, ठीक है, मतलब कि 3 ईयर, 5 ईयर, 2.1 ईयर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर गवर्नमेंट डिसीजन, अच्छा जो गवर्नर डिसीजन होता है ये डिस्क्वालिफिकेशन में, ये इन केस ऑफ एमएलए बोल रहा हूँ, ठीक है, वो फाइनल होता है, लेकिन बस इसमें कंडीशन ये होता है कि इन्हें इलेक्शन कमीशन का डिस्कशन करके ओपिनियन लेना होता है और अकॉर्डिंगली उसी पे एक्ट करना होता है, ठीक है। ऑब्वियस बात है ना, इलेक्शन कमीशन जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो कि इलेक्शन को हैंडल कर रही है, तो उसे ठीक से पता है कि कौन से मेंबर जो है वो सही कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब गवर्नर को क्या पता एग्जैक्टली कि कौन सा एमएलए किसने किस तरीके से आर्टिकल को मनूवर किया है, तोड़ा है या छुपाया है या मैनिपुलेट किया है, लेकिन इनका तो यही काम ही है ना इलेक्शन कमीशन का, तो इन्हें ठीक से पता है, तो इसीलिए ओपिनियन ऑफ इलेक्शन कमीशन को जोड़ दिया गया। और सिंस एमएलए और एमपी क्या होते हैं, आपको दे वर्क मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो गवर्नमेंट वाले एमएलए एमपी हैं, खासकर ऐसा नहीं कि सारे एमपी, हमारा एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का भी पार्ट रहता है, ठीक है। तो इसे आपको हटाने के लिए गवर्नर का परमिशन चाहिए होता है, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन ऑफ अ डिस्क्वाल, अच्छा ये 10th शेड्यूल वाला, आपको 10th शेड्यूल क्या होता है, एंटी डिफेक्शन लॉ होता है। ये आया था 1985 में। क्यों आया था भाई? बहुत सारे पार्टी क्या कर रहे थे, बस टू कम इनटू द गवर्नमेंट, आपको इधर से उधर हॉर्स ट्रेडिंग करके एक जोड़ तोड़ कर रहे थे पार्टी का, और इवेंचुअली क्या हो रहा था कि अनस्टेबिलिटी आ रहा था। तो हमारे पार्लियामेंट ने सोचा कि एक ऐसा लॉ लाओ जो कि आपको इधर से उधर करने वाले लोगों को पनिश किया जाए या उनमें रेस्ट्रिक्शन डाला जाए, तो उसी से ये एंटी डिफेक्शन लॉ आता है, ठीक है। ये कौन सा शेड्यूल था, ये कौन सा शेड्यूल है, 10th शेड्यूल है। तो 10th शेड्यूल क्या बात करता है भाई, वो बात करता है जो कि एंटी डिफेक्शन के लिए। तो अब एंटी डिफेक्शन के थ्रू अगर किसी मतलब एमपी या एमएलए निकलते हैं तो उसमें कौन निकाल सकता है, गवर्नर नहीं, इसमें स्पीकर निकालता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये 2 क्वेश्चन हमेशा आता है, 2 तरीके से निकलते हैं, एक गवर्नर निकाल रहे हैं ऑन द एडवाइस ऑफ ECI, और दूसरा स्पीकर निकाल रहे हैं, ये इनको ECI का नहीं, वो कोई वो नहीं चाहिए, ओपिनियन नहीं चाहिए, ठीक है। अब क्या ये जो होता है स्पीकर का ये वाला डिसीजन, इसको जुडिशली रिव्यू कर सकता है, मतलब जज जो होता है वो जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। तो
हाँ कर सकता है। चेयरमैन क्यों भाई? राज्यसभा से अगर निकल रहे हैं। स्पीकर क्यों भाई? लोकसभा से निकल रहे हैं, अकॉर्डिंगली असेंबली से, तो वहाँ का जो स्पीकर है, और अगर काउंसिल है वहाँ पे, तो वहाँ पे जो स्पीकर है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, मतलब कि अब पता चला कि स्पीकर है वो पार्टी के लाइन से बाइज्ड है, और उस बाइस पे अगर डिसीजन लेंगे और वो एक आर्बिट्ररी डिसीजन हो, तो ये तो सिटिंग एमएलए एमपी जो कि एक डेमोक्रेसी में लोग ने उन्हें चुन के भेजा, उनके साथ तो अनफेयर होगा ना, इसीलिए इस पे एक रिस्ट्रिक्शन डाला गया थ्रू द जुडिशियल रिव्यू। फिर ये अजीब सा बात है कि द प्रेजेंट लॉ, मतलब कौन सा, एंटी डिफेक्शन वाला जो 85 में बना है, ठीक है, डज नॉट स्पेसिफाई टाइम पीरियड फॉर द प्रिसाइडिंग, मतलब कि आपको स्पीकर हो गए तो टाइम पीरियड आपको उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन। अच्छा ये देखिए, ऑब्वियसली अब आने वाला आपके पास नोबेल प्राइज जीतने का अवसर, जो दिवाली में मिलता है ना आपको, एक कार खरीदो उसके साथ 2 मिक्सी पाओ, वही चीज़ है, आपको मिलने वाला है नोबेल प्राइज अगर आपने आंसर दे दिया सही। ये देख लीजिए, अब इसमें तो मैं डंडी मारूंगा ही। ये देखिए आपको किस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज मिलने वाला है, नोबेल प्राइज मिलने वाला है। अब बताइए ये क्या था। अब मैं बोलते जाऊंगा, आप अगर करते जाएंगे, आपको पता है कि आगे क्या करते जाना, तो आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने दिमाग में रिकैप्चुलेट करते जाइए। तो बी से क्या था? ब्रिक था। ब्रिक से क्या होता है? घर आपको कॉन्स्टिट्यूट होता है, तो क्या हो गया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत। सी से आपको क्या था? बताइए, मतलब अगर ये आपको, अब सी मुझे ही याद नहीं आ रहा, या फ्लो टूट गया, चलो सी जब याद आएगा तो देखेंगे, ठीक है। की से, के से क्या था? की, सी से कॉम्पोजिशन था, कॉम्पोजिशन, ठीक है, तो कॉम्पोजिशन ऑफ द पंचायत, मतलब 243 सी कॉम्पोजिशन। फिर के से क्या? की कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो इलेक्शन ऑफ पंचायत। एल से क्या था? लक्षद्वीप या लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो यूटी पे कैसे पंचायत अप्लाई करता है, ठीक है। एफ से क्या होता? मम्मी में फेल कर गया तो डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है। अब देख रहे कितना इजीली आपको आर्टिकल याद हो रहा है। जी से क्या था? मैं बोला था आपको गन रखता हूं, मैं गन मतलब रखता नहीं, मैं द वर्ड चुनता हूं इस आंसर को पाने के लिए। तो गन से क्या हो गया आपको? पावर। जिसके पास गन है उसके पास पावर है, ठीक है। एच से बताइए क्या होता है? तो मैंने बोला था हाउस, हाउस टैक्स, तो हाउस टैक्स से क्या हो गया? टैक्सेशन पावर, ठीक है। तो आपने हमको, मुझे लगता है कि आपका ये वाला आर्टिकल अच्छा खासा कंप्लीट हो गया होगा और आपने अच्छे तरीके से याद कर भी लिया होगा। फिर चलिए, जैसे आपको अभी मैंने आपको याद दिलवाया, मुझे नहीं पता कि ये सारे मैंने यूज़ किए। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको किसी पीएससी का ही है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आता तो आप सीधे इसको स्किप कर देते, क्योंकि इतना नंबर किसे याद होता भाई, ये तो पूरा अकाउंट नंबर है मेरे बैंक का, ये कहाँ से मुझे याद होगा। तो अब आपको ये पता होगा, पहले तो आप सीधे ये काट दीजिएगा, ये तो है नहीं भाई, ये तो ऐसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। ये हाँ हो सकता है यार, पंचायत पे मैंने सुना है लेकिन याद नहीं आ रहा है। अब ये है कि ये है, याद नहीं आ रहा, तो अभी हमने क्या बोला, क्या पूछा इसमें? स्टैब्लिश विच ऑफ द आर्टिकल स्टैब्लिश स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो आपको की कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहां से आ गया स्टेट इलेक्शन कमीशन। क्या लिखा हुआ है भाई? नाउ आई नो, यस यू नो, यस यू नो which constitution अच्छा ये ठीक है, which constitutional amendment bill seeks to increase the percentage reservation for women in local government institution from 30 to 33%, that is को 1/3 भी हम लोग बोलते हैं, to 50%। ये सीख कर रहा, अभी है नहीं, आया नहीं, तो ये बिल था आपको 2009 में आया था। अब आप ये क्वेश्चन मैं आपको छोड़ता हूँ आइडेंटिफाई करने के लिए, और आप बताइए कि इसमें कौन था। विच ऑफ द आर्टिकल वॉज इंसर्टेड बाई 42nd। अच्छा ये मैंने इसलिए इंक्लूड कर लिया कि थोड़ा सा इधर उधर का भी क्वेश्चन पूछते रहूँ, खाली अगर पंचायती पे चलते रहेंगे हम लोग तो थोड़ा बोर हो जाता है आदमी, इसीलिए थोड़ा होता नहीं, आदमी को इधर उधर वाला भी काम करते रहना चाहिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल वॉज इंसर्टेड बाई 42nd ए टू प्रोवाइड फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर। अब ये कौन था वर्कर, बताइए, इसमें 39A है या 43 है। अब देखिए मैं इसको इंक्लूड भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे याद है ऑब्वियसली, इसीलिए इसको हटा दिया। कन्फ्यूजन मुझमें इसमें है कि ये आया है कि ये है,
आंसर आपको वैसे ये है, ठीक है। ये बोलता है कि जो वर्कर होते हैं उनको इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका देना चाहिए, और ये हमारा 42nd अमेंडमेंट से आया था। अब 42nd किस ईयर में आया था ये क्वेश्चन तो आया, तो आप तो भूल गए, आपको पता नहीं है। 1974 करके आ जाइएगा, फिर घर पे आके बोलिएगा कि सिल्ली मिस्टेक हो गया मेरा, एग्जाम तो आपका गया। लेकिन मैं आपको बोलूँगा क्या करिएगा कि 4 + 2 होता है 6, इसीलिए 1976। गजब। फिर व्हाट इज द लीगल नेचर ऑफ अ प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए ये सब मैंने बस थोड़ा डाइवर्जन के लिए आपको डाला क्वेश्चन की, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब कि इससे आपका एक सिलेबस वैसे प्रियम्बल से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, खासकर 1942 से, डीपीएसपी से क्वेश्चन आते हैं स्टेट पीएससी में अच्छे खासे, इसलिए मैं आपको वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। व्हाट इज द लीगल नेचर ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि ये इट इज इन्फोर्सेबल है, नॉट इन्फोर्सेबल है, मे बी इन्फोर्स्ड इन स्पेशल कंडीशन, नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो पहले तो इसे काटते हैं सीधे, क्योंकि जनरली हमारा ये तीनों में से कोई एक होगा ही होगा, ठीक है। अब अगर हम मैं ऐसे अप्रोच कर रहा हूँ क्वेश्चन क्योंकि मुझे इसके बारे में पता नहीं है। अगर स्पेशल कंडीशन रहेगा तो प्रियम्बल जो कि एक पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को डायरेक्शन दे रहा है, वो सिर्फ स्पेशल कंडीशन के लिए थोड़े अप्लाई होगा। वो जब पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एक मीनिंग इंटेंट देता है तो वो जनरली एब्सोल्यूट होगा, ठीक है, कि वो या तो अप्लाई होगा या तो नहीं होगा, वो बीच वाला मीनिंग नहीं रहेगा। तो इसलिए हम गेस कर सकते हैं कि ये भी गलत हो शायद, ठीक है। अब आता है कि ये हो, ठीक है। अब मान लीजिए अगर हम इसे इन्फोर्सेबल कह देते हैं तो फिर क्या होगा कि प्रियम्बल में जो जो लिखा हुआ है वो समझिए हमारा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा समरी है। मतलब कि हमें ये पता है कि फंडामेंटल राइट जो होता है उसे हम इन्फोर्स करवा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी को नहीं करवा सकते, ठीक है। तो जब हमको ये पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी एक ऐसा पार्ट है, ऐसा कि बहुत सारा पार्ट है, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी एंड मेनी अदर आर्टिकल, इनफैक्ट बारिंग दिस मेनी अदर आर्टिकल नॉट इन्फोर्सेबल है, ऑलरेडी ऐसा है जो कि नॉन इन्फोर्सेबल है। तो प्रियम्बल कैसे इन्फोर्सेबल होगा, बिकॉज ये इवेंचुअली तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का समरी ही है ना। जब हमको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नॉन इन्फोर्सेबल पार्ट है तो समरी में भी कुछ नॉन इन्फोर्सेबल पार्ट रहेगा, तो इसीलिए हम इसको काट देते हैं, बिकॉज ये एब्सोल्युटली बोल रहा है। और इवेंचुअली बचता क्या, ये। अब देखिए ये मैंने क्वेश्चन बनाया अपने मेमोरी से नहीं बनाया, ये मैंने बनाया अपने लॉजिक से लगाया कि क्या हो सकता है। ये लॉजिक कहीं फेल भी कर सकता है, लेकिन ये तब आएगा जब मैं बोल रहा हूँ कि आपको याद ही ना हो। ऑब्वियसली आप याद करके जाएंगे, आपको ये क्वेश्चन सीधे पता होता है। फिर द प्रियम्बल बेसिकली गिव्स आइडिया ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स। अच्छा ये अब देखिए प्रियम्बल, क्योंकि हमने प्रियम्बल पे क्वेश्चन दिया तो प्रियम्बल के बारे में हम कुछ पढ़ ले रहे हैं कि वो है क्या। ये आपका ऑलमोस्ट प्रियम्बल को अच्छे से कवर कर लेगा। तो हमारा प्रियम्बल बेसिकली हम लोग को बताता किस किस चीज़ के बारे में है। सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन है भाई सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब कि पीपल है इसके सोर्स, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को सोर्स मान लीजिएगा, या आपने मान लिया कि वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ द गवर्नेंस है वो है। हमारा सोर्स क्या है यहाँ, वी द पीपल है, ठीक है। फिर नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, नेचर मतलब क्या हो भाई, किस तरह का मतलब हम लोग का राज्य है, मतलब वो सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, सोशलिस्ट, एक कोई छूट रहा है, सॉवरेन, सॉवरेन है कि नहीं है। तो ये नेचर ऑफ द स्टेट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। फिर स्टेटमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव, हमें इससे चाहिए क्या, चाहिए पहले हमने क्या किया, पहले बताया कि प्रियम्बल आता कहाँ से, पीपल से, इसका स्ट्रक्चर क्या है ये बता दिया नेचर के थ्रू। अब इसका ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, क्या चाहिए इसे भाई, इक्वालिटी चाहिए, फिर आपको क्या चाहिए, जस्टिस चाहिए, फिर क्या चाहिए आपको, लिबर्टी चाहिए, फिर क्या चाहिए, फ्रैटर्निटी चाहिए, इक्वालिटी क्या, अपॉर्चुनिटी और स्टेटस में चाहिए, जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चाहिए, लिबर्टी फेथ, वर्शिप, बिलीफ, ये 4-5 होता है। फ्रैटर्निटी क्या चाहिए, अमंग द पीपल एंड टू इनहांस द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। फिर डेट, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है तो ये याद रखिएगा कि हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पर से ये भी क्वेश्चन आता है, क्या ये डेट कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल में मेंशन्ड है, तो ये इटसेल्फ प्रियम्बल में ही मेंशन्ड है। तो ये डेट ऐसा नहीं कि बस हम लोग आउट से याद कर रहे हैं, मतलब कि हमें पता है एज अ इन्फॉर्मेशन, जीके पता नहीं, प्रियम्बल जब भी पढ़िएगा तो आपको ये डेट को इनकाउंटर करना पड़ेगा।
तो ये डेट हमें पता है। अब देखिए इस चीज़ को देखिए, एडॉप्शन और केम इनटू इफेक्ट, ये याद रखिएगा। ये इसको कौन अडॉप्ट कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट कर रहा है, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या कर रहा है, ये भारत के लोगों को क्या पता है? बिहार में या उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में क्या पता है? उनके बारे में तो बस उन्हें पता है जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे हुए हैं। तो उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन समझिए उसी दिन अलाइव हो गया, ठीक है, क्योंकि उनको पता है, इसीलिए अडॉप्ट कर लिए। लेकिन केम इनटू इफेक्ट समझिए कि पूरे भारत को इसके बारे में, मतलब लीगली, ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ, आप लीगल वर्ड में ना हो जाइएगा, ये कि एग्जैक्टली इस वर्ड में अंतर क्या है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि इस दिन से ये लीगली चालू हो गया। फिर हाँ, ये किस पे बेस था? तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ये क्या था कि जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले जब कुछ एक आइडिया बनाया कि हम लोग को चाहिए कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, और उस बेसिस पे हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगे, तो उसी हम कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ये कब आया था? 2247। अब देखिए कितना लोग क्या कर देते हैं कि इसे 1950 ऑप्शन में दिया रहेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे चीज़ है जो 22-24 को हो रहे हैं, ठीक है, तो उसमें लोग टिक मार देते हैं। तो ये गलती नहीं करना, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 47 में, ठीक है। ये अभी मैंने डिस्कस किया कि जस्टिस कितने टाइप के, लिबर्टी कितने टाइप के हैं, इक्वालिटी, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। फिर अच्छा हाँ, अब प्रियम्बल से, अब समझिए मैंने आपका पंचायत से प्रियम्बल भी आपको करवा दिया, और ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 100 नंबर के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में पॉलिटी से, तो 100 में से समझिए आपको 45 से 50 क्वेश्चन इसी से आता है। मतलब समझाने के बोल रहा हूँ क्योंकि बेच रहा हूँ इसे अभी। मैं बोलना ये जा रहा हूँ कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। पंचायत, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, आपको डीपीएसपी, फिर आपको हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, इसमें बस आर्टिकल पूछता है, अंदर और कुछ नहीं जाता है। तो ये सब थोड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि मैंने आपके लिए इनलिस्ट कर दिया, ये जनरली आते हैं। और स्टेट और सेंटर रिलेशन, इसमें बहुत बस मेन वाले, जैसे इंटर स्टेट काउंसिल आ गया, फिर कुछ पार्लियामेंट्री टर्म आते हैं जैसे कि मनी बिल और प्रोटेम स्पीकर, ये सब, ठीक है। तो यही सब से आपको पॉलिटी घूमते रहता है। फिर ये बेरूपराय केस क्या था, इसमें आपको बोलते हैं, ये आपको कि इट कैन नॉट बी कंसिडर पार्लियामेंट। इनमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है, तो ये नहीं है, ठीक है। अब केशव नंदा, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आपको पता तो होगा ही क्योंकि सब लोग इसको पढ़ता है, तो इसमें बोला जाता है कि प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल नाउ बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये इसमें नहीं है, इसमें है, ये सीधे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब देखो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमारा 1973 में आया केशव नंदा जी, ठीक है। अब हम आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या बताए थे, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, जिसमें कि दुनिया भर के आपको अमेंडमेंट हुए थे। ये कब आया था? तो भाई आपने कुछ ट्रिक बताया था सर कि 4+2 कर दे रहे हैं, तो 6, और 1970 का समय था, तो 1976 होगा क्या? यस डूड, ये 1976 होगा, ठीक है। तो आपको 1976 में आपको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, ठीक है। और इसके थ्रू हमने प्रियम्बल में चेंज किया। क्यों चेंज किया? अब इसको समझ लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, कि जब हम बोल दिए कि 368, ये तो और मोटा हो गया, इन्हीं में चलो यार, 368 अगर अमेंडमेंट करता है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आपको प्रियम्बल को, केशव नंदा ने बोल दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, मतलब प्रियम्बल भी अमेंड हो सकता है। इसीलिए 1976 में 42nd अमेंडमेंट के साथ प्रियम्बल को अमेंड किया गया। अमेंड करके क्या किया गया? सोशलिस्ट और सेक्युलर और इंटेग्रिटी ऑफ द इंडिया, ये 3 वर्ड को ऐड किया गया। तो ये क्यों आपको चेंज हो पाया? क्योंकि केशव नंदा ने बोल दिया था कि ये प्रियम्बल का पार्ट है। अगर बेरूपराय के हिसाब से बात रहता तो ये अमेंड नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो सकता है बस 368 के थ्रू, बस नहीं और भी तरीके से हो सकता है, लेकिन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट तरीका है 368 के थ्रू। तो ये समझ रहे हैं, हम समझ गए ये वाला बात। फिर क्या है? अच्छा, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, मैं आपके लिए क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कौन कौन सा वर्ड ऐड हुआ है। फिर नेशनल, अच्छा ये देखिए, पंचायती राज डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, मतलब ये तो सीधा फैक्ट है, और सिंस ऑप्शन बेवकूफ़ वाले दिए हुए हैं तो हम कन्फ्यूजन बस इसमें होगा। और इसको मैं याद कैसे रखता हूँ कि
प्रॉबेबली केशव नंदा केस भी इसी दिन हुआ था। वैसे मैं इसको याद रखता हूँ, सचिन तेंदुलकर का शायद बर्थडे है इस दिन, तो उसी दिन पंचायत, क्योंकि ये एक रिवॉल्यूशनरी आदमी थे, वैसे ही रिवॉल्यूशनरी स्टेप भी उस दिन लिया गया, ठीक है, इसलिए ये वाला डेट होगा। और ये कब आया था, तो मतलब कब से चालू हुआ है, 2010 से। अब देख लो पंचायत का जो अब टिट पिट होता है, जो कि कंप्लीटली हमको चैप्टर को कंप्लीट कर देगा, इसके बाद आपको कहीं पढ़ना नहीं है, वो आर्टिकल के बाद जो अंदर के इंफॉर्मेशन होता है वो भी हम कर ले रहे हैं। पंचायत कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया है, तो 1992 में आया है, 73rd से। अब यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन पूछता है मैं तुमसे कि आपको क्या लगता है इसके पहले पंचायत नहीं था? यहाँ से हमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, जो पहले कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं था, किसी ने बनाया किसी ने नहीं बनाया, किसी स्टेट को लगता है कि बनाना इंपॉर्टेंट है तो उसने बना दिया, मतलब लाइक वो आर्बिट्ररी था, ठीक है। तो 2 पॉइंट था, 1992 में आया, ये 73rd था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। 3 पॉइंट हम इसे सीखते हैं इस लाइन से। फिर ये हमने कर लिया, 3 टियर का कहा जाता है आपको कि बनना चाहिए आपको जो पंचायत होता है, ठीक है। और फिर आर्टिकल, ये हम इस पे तो पूरा स्लाइड ही हम लोग पढ़ चुके हैं इस पे, तो ये हो चुका है। हाँ, अब ये जो आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये पंचायत कौन से पार्ट्स में आता है, पार्ट 9 में आता है। शेड्यूल कौन सा आता है, 11 आता है। कितने फंक्शन होते हैं, 29 होते हैं, मतलब कि 9, 11, 29। ये मतलब मैं इसको ऐसे रखता हूँ, इसको याद रखने के लिए कि 9, 2, 11 एक हिंदी में मुहावरा होता है। तो पंचायत में जब भी आएगा तो मतलब मैं बहुत ऐसे ट्रिक है जो कि अभी बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि ये इंटरनेट है, वो बहुत वियर्ड ट्रिक्स होते हैं, क्योंकि अभी बोलूँगा इंटरनेट पे तो वो उसके बवाल हो जाएंगे। लेकिन 9, 2, 11 से आप समझ लीजिए, अपना कुछ बैठा लीजिए कि ये हो गया आपको पार्ट शेड्यूल 9, 2, 11 पंचायत से। 29 फंक्शन हो, इसमें क्या है, अगेन 9 + 2, 11, ठीक है। तो 29 किससे होगा, आपको दिया रहेगा म्यूनिसिपैलिटी से होता है, तो नहीं, हमने क्यों ये नहीं होगा, तो आपको मैंने ये वाला ट्रिक याद दिलाया था, इसलिए 9, 2, 11 और यहाँ पे 29 लिखा हुआ है, मतलब 9, 2, 11 ये हो गया। फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन, हाँ, इसके इलेक्शन कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है ना। मार दो सही, करवा लो नेगेटिव तुम लोग अपना, ऐसा नहीं है यार। इलेक्शन कमीशन जो होता है वो आपको सेंटर के इलेक्शन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्टेट के भी इलेक्शन, ये आपको सिर्फ इलेक्शन करवाता है, समझिए लोकल बॉडीज, दैट इज पंचायत एंड द म्यूनिसिपैलिटीज का। फिर एज ऑफ द जो कंटेस्टेंट होता है 21 साल होता है, ये हम डिस्कस क्वेश्चन में कर चुके हैं, ठीक है। ये हो गया, ये इससे क्वेश्चन बन रहे हैं, इसी से आने वाले हैं। आपको राजस्थान जो होता है ये पहला स्टेट था, ये बोल रहा हूँ मैं कि पहला कॉन्स्टिट्यूशनल पंचायत बनाया था, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल आया है 92 के बाद। तो ये तो हम बात कर रहे हैं 1959 की। तो जैसे मैंने क्या बताया था कि पहले भी पंचायत बन रहा था लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था, ठीक है। राजस्थान को मन किया बनाने का तो उसने बना दिया, और ये बनाया था कब, 1959 में। किस डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया था, तो नागौर डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया था। सेकंड कौन बनाया था, तो आंध्रा ने बनाया था, आंध्रा ने बनाया था, ठीक है। तमिलनाडु, आपको ऐसा नहीं कि तमिलनाडु 3rd था 4th था, ये तो अब मैं बता रहा हूँ कि तमिलनाडु ने 2 टियर को अपॉइंट किया था, वेस्ट बंगाल ने 4 टियर को अडॉप्ट किया था। तो ये सब एक स्पेशल फैक्ट्स है जो कि क्वेश्चन दे देते हैं, तो ये सब हमें याद रहना चाहिए। फिर स्टेट विद द पॉपुलेशन, अच्छा ये मैंने डिस्कस नहीं किया, ये करना चाहिए था। मोर देन, लेस देन 20 लाख जो होते हैं, अगर मान लीजिए किसी स्टेट, जैसे कोई स्टेट अभी मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश, उसका पॉपुलेशन क्या है मुझे अभी ध्यान में नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए हम कंस्टिट्यूट कर रहे हैं कि इसमें 20 लाख से कम लोग हैं, ठीक है। तो उन्हें ज़रूरी नहीं है 3 टियर को बनाना, दैट 3 टियर क्या होता है, विलेज, फिर आपको ज़िला, इंटरमीडिएट ब्लॉक, फिर ज़िला मतलब डिस्ट्रिक्ट। तो ये वाला जनरली हटा दिया जाता है, ज़िला और विलेज। अब क्या हो गया, ये 2 टियर हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली ये बोला कि ज़रूरी नहीं है कि आपको, कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टियर लिखा हुआ था तो हमको अब 3 टियर बनाना ही पड़ेगा, जबकि मेरे पास पॉपुलेशन भी नहीं उतना, उसका काम भी नहीं है, ठीक है। तो 20 लाख से कम है तो हमारे पास छूट है कि हम ना बनाएं। फिर एक्ट डज नॉट अप्लाई टू द स्टेट्स ऑफ, अच्छा एक्ट डज नॉट अप्लाई कहाँ पे, ये 3 स्टेट है, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, और एक एनसीटी है, मतलब कि यूनियन टेरिटरी। तो ये 4 जगह जहाँ पे ये एक्ट अप्लाई नहीं होता है। अगर आपको वो आर्टिकल याद हो तो मैंने एम से क्या बताया था, आप बताइए, उसी में इसका आंसर है जो अभी हमने पिछला वाला स्लाइड पढ़ा। फिर द प्रेसिडेंट में डायरेक्ट द प्रोविजन ऑफ द एक्ट टू बी अप्लाइड ऑन द यूनियन। अच्छा, ये जो प्रेसिडेंट होता है, पार्लियामेंट नहीं, यूनियन टेरिटरी में कुछ एक्सेप्शन के तरह, मान लीजिए लक्षद्वीप में आपको चलवाना है पंचायत को, ठीक है। तो
कुछ मान लीजिए प्रेसिडेंट ने कुछ रेगुलेशन बनाया जो कि नॉर्मल पंचायत से एक्सेप्शनल है, और फिर उसके बाद उसे लक्षद्वीप में अप्लाई कर दिया गया, ठीक है। फिर द प्रोविजन ऑफ पार्ट 9 आर नॉट एप्लीकेबल टू द, अच्छा ये भी यहीं से आ रहा है, ठीक है। फिफ्थ शेड्यूल, और फिफ्थ शेड्यूल क्या होता है, जो ट्राइबल एरिया होता है में शेड्यूल एरिया होता है, शेड्यूल एरिया, इसका एक कॉन्सेप्ट, ये अलग चैप्टर है, ये पे हम बात आएंगे। प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं, ये डिफरेंट स्टेट में होता है, ठीक है, तो वहाँ पे ये अप्लाई नहीं होता है। पार्लियामेंट, यहाँ देखिए यूनियन टेरिटरी में प्रेसिडेंट थे, यहाँ पे पार्लियामेंट आ जा रहा है, कहाँ पे, शेड्यूल एरिया में, ठीक है। कैन एक्सटेंड दिस पार्ट टू सच एरियाज विथ, वाई यहाँ भी मॉडिफिकेशन है, यहाँ भी कुछ मॉडिफिकेशन थे जो अपने हिसाब से कर सकते हैं, बस आदमी अलग कर रहे हैं, ठीक है। इसी के थ्रू एक एक्ट आता है पीसा, इससे भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, पंचायत एक्सटेंशन फॉर शेड्यूल, अच्छा यही है, देखिए पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट, ये एक्ट है उसी के अंदर बना ताकि उस एरिया में ये वाला एक्ट लगा, नॉर्मल वाला पंचायत ना लगे। तो इन जनरल द नंबर ऑफ मेंबर नोन एज, अच्छा ये पंचेज, आपको क्या लगता है कि जो विलेज पंचायत सब में एक ही नंबर के पंचेज होते हैं? नहीं, डिपेंड करता है जनरली, क्योंकि विलेज के पॉपुलेशन अलग अलग होते हैं, तो अब कहीं पे 5 का ज़रूरत होता है, कहीं पे 7 का, कहीं 9 का, तो उसके हिसाब से ये इलेक्ट होते हैं। और इलेक्ट किसके होते हैं? ग्राम सभा थ्रू डायरेक्ट, इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। हमारे रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्ट चुन के आ रहे हैं और हम भी इसमें पार्ट लेते हैं उनके सामने। अदरवाइज सेंटर पे क्या होता है कि हम अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को भेज देते हैं, वो हमारे लिए लॉ बना रहा है। यहाँ पे क्या होता है, ग्राम सभा में हम खुद मिलके अपने जिसको हमने चुनाव किया उससे बात कर रहे हैं, सलाह कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो जाता है, ठीक है। फिर द चीफ ऑफ द पंचेज आर कॉल्ड प्रेसिडेंट और द सरपंच, ठीक है। नो इलेक्शन टू एनी पंचायत इज टू बी क्वेश्चन, अच्छा कि आपको ये हमने वो पढ़ा था जो लास्ट वाला आर्टिकल था उसमें ये वाला पॉइंट को पढ़ा था, ठीक है, कि जो इलेक्शन होता है ये स्टेट लेजिस्लेचर एक अथॉरिटी डिफाइन हम बात कर चुके हैं इस पर, और वो अथॉरिटी पे ही सारा कंप्लेन जो हो सकता है जा सकता है कि इलेक्शन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। अच्छा हाँ, ये हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग है। लिटरली आपका चैप्टर ये कर लीजिए, इसके बाद आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। सारे पॉइंट मैंने मेन जो प्रीलिम में आते हैं हमने इंक्लूड कर लिया। देखिए इसको पहले ईयर पूछ देता, तो हम ईयर कैसे याद रखेंगे? 57 + 20 77 + 20 10 घट गया 87। अब 87 मत लिख दीजिएगा, ये ट्रिक है, यहाँ पे रुक नहीं, ये मतलब यहाँ पे एक 85 होगा एक 86 होगा, बस 87 मैंने यहाँ पे इसलिए किया क्या कि याद रहे कम से कम ये दोनों ईयर इसी के अराउंड है, 83 ना कर दे, 89 ना कर दे, 84 ना कर दे, ठीक है। इसको क्योंकि ये सीक्वेंस चल रहा था ना 57 77, इसीलिए मैंने 87 कर दिया, लेकिन ये आंसर नहीं है, इसके अराउंड वाला आंसर है, ठीक है। अब 87 में कौन थे? तो बलवंत राय मेहता थे। इनको मैं कैसे याद रखता हूँ, जैसे जनरली बहुत सारी वारी का दुकान होता है या कोई भी दुकान होता है, सारी का ही क्या, कि मेहता एंड ब्रदर्स उसका नाम होता है, ठीक है। तो शुरू में जो भी 2 आएंगे, अब बलवंत के बाद सिंघवी आएंगे कि जीवीके आएंगे, तो ये कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन जैसे हमको दिमाग में अच्छा नहीं, मेहता ब्रदर्स थे, तो एक भाई के बाद दूसरा ही भाई आएगा, मतलब कि बलवंत के बाद अशोक मेहता आएंगे, ठीक है। इसका ट्रिक मैंने बता ही दिया, तो ये हो गया 2 सीक्वेंस वाला बात। अब जीवीके राव 25 है और LM सिंघवी 86 है। ये याद रहेगा, कुछ तो याद रखना ही है यार, हर चीज़ का ट्रिक ही खोजोगे तो ट्रिक के दुनिया में फंस जाओगे। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि किसने क्या क्या कहा है ये हमें जानना, मतलब वो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जिस पे क्वेश्चन बनते हैं। तो अशोक मेहता जो होते हैं ये 2 टियर बोलते हैं, जैसे बलवंत राय मेहता ये लोग 3 टियर बोल रहे हैं, और वही सब कॉमन वाली बात की इलेक्शन होना चाहिए, ज़िला होना चाहिए, विलेज पंचायत होना चाहिए, ये सब वो जो एकदम पंचायत के बारे में कॉमन बात होता है, जिसमें कुछ रटने वाला है नहीं, एक्सेप्ट कि ये पहला है और आपको ये इनका नाम क्या था। इसमें क्या है कि और ये अच्छा एक और फैक्टर था कि ये बना था CDM और नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज को, ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसको आपको रिव्यू करने के लिए उसके थ्रू जो सजेशन आया था ना, वो आपको पंचायत को बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि बोल दे कि बलवंत राय पंचायत को रिव्यू करने के लिए बनाता था, तो नहीं, ये गलत है, ठीक है। अब अशोक मेहता 2 टियर बोलते हैं सजेशन, ये एक एक्सेप्शनल चीज़ है, इसीलिए मैंने इसको मेंशन कर दिया। किसने 2 टियर का सजेशन दिया था? तो अशोक मेहता जी ने दिया था।
उनका क्या क्या था, जिला परिषद और मंडल पंचायत, ये विलेज लेवल पे और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो मंडल पंचायत का किसने सजेशन दिया था, तो मेहता ब्रदर्स का कौन सा भाई, तो दूसरा वाला अशोक जी किए थे, इसीलिए एम से एम और एम से मेहता। जीवी के राव ये आपको कब आए हैं, अब आप खुद याद रखिए, 87 हो गया हम लोग का, 57 हो गया, 77 हो गया, तो अब आता है कौन, 87 नहीं, उसके बाद आता है 85, उसके बाद आएगा 86, ठीक है। तो जीवी के राव क्या बोलते हैं, ये एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर के बारे में बात करते हैं कि ये एक पोस्ट क्रिएट होना चाहिए, तो वो सही रहेगा। तो ये सब बस एक जो खाली टिडबिट है, जिस क्वेश्चन आता है मैंने वो दे दिया कि बस ये फैक्ट्स याद रखिए, आपका प्रिलिमिनरी निकल जाएगा। एलएम सिंघवी, ये एकदम क्वेश्चन आता है, ये पहले होते हैं जो बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली स्टेटस रिकग्नाइज होना चाहिए, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल सजेशन वाला चीज़ बात किसने बोला था, तो इन्होंने बोला था, ठीक है। फिर पंचायत राज, अच्छा ये मतलब कि अच्छा ये 1 नहीं, ये 2 होना चाहिए था, ठीक है। ये भी ये बात कर रहे हैं दूसरा पॉइंट। तो जुडिशियल ट्रिब्यूनल और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के बारे में किसने बात किया है, तो आपको एलएम सिंघवी ने किया है। तो हमारा मेहता से क्या जानना है, पहला वाला हमारा पहला कि वो सीडीएम एनईएस के लिए आए थे और वो पहला थे 57 में आए थे। दूसरा से हमें क्या जानना, दूसरे अशोक मेहता से, वो हमारे 2 लेवल पे बोले हैं। जीवी के राव वो एक ऑफिसर को अपॉइंट करने के बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, और फिर लास्ट में एलएम सिंघवी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। और आपको एक और पॉइंट क्या था, हर स्टेट में जो जुडिशली वाला बात कर रहे हैं पंचायत के लिए। फिर अच्छा ये एक और हिस्टोरिकल वो आ जाइए, फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लॉर्ड रिपन आ गया, तो इसके बारे में जान ही लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। हंटर कमीशन जो एजुकेशन के लिए बैठा था वो इसी में बैठा था, ये याद रखना है हमें, मतलब कि ये जब आपको वायसरॉय हैं तब बना है। फिर इन्होंने रिजोल्यूशन ऑफ द 1882 पास किया था, जो कि हम लोग को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को बनाने के लिए हेल्प करता है। फिर फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट भी जो कि इसमें आया है, इन्हीं के अंदर पास किया है। फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कि लिटन के अंदर आता है, शायद श्योर गलत होते थे, लेकिन वो फैक्ट क्या अभी भूल जाइए। मेन रिपन इसको एबॉलिश करने वाले थे। तो आप देख लीजिए काफ़ी बड़ा बड़ा काम हो रहा है आपको, मतलब एजुकेशन में, फिर आपको लोकल गवर्नेंस में, फिर ये फैक्ट्री एक्ट मतलब कि आपको लेबर लॉ के लिए, फिर आपको वर्नाकुलर मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए, फिर इल्बर्ट बीड या जुडिशरी में इसमें क्या था कि इंडियन जजेस जो होते हैं वो वाइट को भी अब एजुकेट कर पाएंगे। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, और ये याद रखिएगा। इनको बोला जाता है फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो ये हम समझ गए थे। फिर ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप इसका आंसर बताइए और आगे बढ़िए, ये आंसर नहीं देखना है यार, ठीक है। फिर विथ रेफरेंस टू पंचायत विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। फिर 50% ऑफ द सीट्स शैल बी रिजर्व फॉर द वुमेन ऑफ द SC/ST कैटेगरीज। फिर 50% सीट शैल बी रिजर्व फॉर द, अब देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन में टर्म यूज़ किया गया है वो 1/3 है। हमारा जो बिल है एक डिमांड होता है कि वो 50% किया जाए, तो ये स्टेटमेंट इस हिसाब से गलत हो जाता है, ठीक है। ग्राम सभा इज द बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ, देखो अब मुझे नहीं पता, ये फैक्ट मुझे पता नहीं है सही है कि नहीं है, लेकिन ये ऑल पर्सन में 2 साल का बच्चा भी आता है, तो आपको क्या लगता है ये ग्राम सभा का पार्ट होगा, नहीं होगा। तो ये रूल, देखो मुझे नहीं याद है ये चैप्टर यार, लेकिन मैं अपने कॉमन सेंस से इस्तेमाल करके कैसे रूल आउट कर रहा हूँ, आंसर पे पहुंचूंगा, और इतना ईजी ऑप्शन नहीं है ये, ठीक है। अब जैसे मान लो ये देख के हम खुद सोच सकते थे कि जनरली हम देखते हैं अपने अराउंड कि 50% वुमेन पार्टिसिपेट तो नहीं करती है। अगर रिजर्वेशन रहता तो 100% वो करती, वो जैसे भी करना होता, तो नहीं कर रही है मतलब कि 50% तो नहीं ही है, तो उस हिसाब से ये काट देते हैं। ऐसे तो याद रहना चाहिए फैक्ट, लेकिन कॉमन सेंस से चल रहा हूँ। फिर देयर विल बी ए पंचायत एट इंटरमीडिएट, ऑब्वियसली देयर विल बी, ठीक है, एक्सेप्ट जहाँ 20 लाख वाला पॉपुलेशन वाला कंडीशन अप्लाई करे, तो कौन, बस 3 सही होता है, तो ये बस 3 सही होता है। फिर ऑल पर्सन, वही रिजर्वेशन वाला बात है, जो कि 1/3 होता है वो इलेक्टेड सीट, और चेयरमैन वाला जो पोस्ट होता है उसमें वुमेन के लिए रिजर्व होना चाहिए, ठीक है। हाउ मेनी आइटम्स आर देयर इन द 11th शेड्यूल, तो वो 9-11 क्या किया था मैंने कि 11 में मतलब कि 29 आएगा, 9-11 इसीलिए 3। फिर
द प्रोविजन ऑफ द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर एप्लीकेबल इन विच ऑफ द, अच्छा इसके लिए मैंने क्या याद किया रहता है कि ATM, ये मेरा ट्रिक है, ठीक है। तो ATM क्या होता है, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। अब आप पूछ सकते हैं कि मणिपुर क्यों नहीं, क्योंकि मैंने ऐसे याद किया हुआ है कि मणिपुर और नागालैंड दोनों A वाले स्टेट है, तो ये दोनों इसमें नहीं होता है, इसीलिए दोनों M वाले इधर वाले आते हैं। अब ये करते क्या है, ठीक है, ये तो अच्छा असम, त्रिपुरा, विच द प्रोविजन ऑफ द 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर एप्लीकेबल इन विच ऑफ द अच्छा सिक्किम नहीं, वही बोलो ना, ये वाला होगा सही, ऑलमोस्ट खत्म है। त्रिपुरा सही हो जाएगा आपको आंसर, ये गलत हो गया, आपको अभी नागालैंड बताया, ये गलत हो गया, तो ये ऑब्वियसली गलत होता है, ठीक है। और ये देखिए, अब ये हमारा लास्ट क्लास था, मतलब लास्ट क्लास नहीं था, ये हमारा लास्ट सेक्शन है। तो आई गेस पंचायत वाला जो आपको चैप्टर है आज के बाद से कभी भी आपको दिक्कत नहीं करेगा, बिकॉज जो भी ये क्लास आपको आज के बाद से आप कोई भी आर्टिकल को कभी भूल नहीं पाइएगा, और इंश्योर करिएगा कि जब भी कोई फैक्चुअल क्वेश्चन आता है स्टेट PSC में, वो जनरली आर्टिकल के थ्रू ही आता है, पंचायत या म्यूनसिपैलिटी से आता ही आता है, तो वो क्वेश्चन आपका हमेशा 100% सही हो। तो फिर चलिए कल मिलते हैं कोई बेटर क्लास है, शायद मैं म्यूनसिपैलिटी पे, या शायद आपको अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या मे बी जो पहला चैप्टर होता है इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, उस पर एक चैप्टर बनाऊंगा, क्योंकि उससे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, और थोड़ा डिस्टर्बेंस के कारण मुझे थोड़ा हेजी हो गया कहीं कहीं बीच में, तो उसके लिए सॉरी। अदरवाइज आई होप कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा और आपसे सीखेंगे, और लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर कुछ कमेंट हो तो बताइए। तब के लिए चलिए, थैंक यू।